इंसानी शरीर 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप जानते ही हैं, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और यौन स्तर। अब हम एक एक करके तीनों स्तरों की कमियों के बारे में आपको बताएंगे। शारीरिक स्तर पर अनुकूलन, दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति, चलने फिरने का ढंग, कंकाल प्रणाली, पोषण का ढंग, आवाज की समस्या, श्वसन प्रणाली, लचीलापन और संतुलन, लू लगना, थकावट, गुरुत्वाकर्षण, दांत, संवेदी प्रणाली, गंध शक्ति, नकल, प्राकृतिक जैविक हथियार, चुस्ती फुर्ती, तेजी, शैशव अवस्था, ऊर्जा और इसके स्रोत, पसीना, बिजली, चमड़ी। तो जानते हैं अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन वो गुण है जो किसी भी जाति के विकसित होने और तबाह होने का कारण बन सकता है। अगर कोई जाति अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करती, तो वो जाति फल फूल नहीं पाती। अब हम यहाँ पर ध्रुवीय भालू और ऊंट का उदाहरण लेते हैं। उत्तरी ध्रुव में तापमान -60 तक भी पहुँच जाता है और ध्रुवीय भालू वहाँ के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ऐसे ही ऊंट रेगिस्तान के 45 से भी ज्यादा और 50 से भी ज्यादा तापमान के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। क्या हम इंसान ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं? अब हमारे भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत पड़ती है। पर यहाँ मिलने वाले पक्षी और जानवर बिना किसी एयर कंडीशनर, शीतल पेय, हीटर, गर्म और ठंडे कपड़े, छत, घर आदि के बिना सफलतापूर्वक सारे मौसम बिता लेते हैं। पर हम सबसे ज्यादा विकसित इंसान क्या ऐसा वाकई में कर सकते हैं? क्या हम अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं जैसे ये पक्षी और जानवर कर लेते हैं? हम अपने वातावरण के साथ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो पाते। अब यहाँ अनुकूलन के मामले में कौन ज्यादा विकसित और श्रेष्ठ हुआ, हम या हमसे कम विकसित पशु पक्षी? तो कुछ ऐसे मौसम भी होते हैं जब हम इंसानों को एलर्जी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, चमड़ी की समस्या हो जाती है, दमे की शिकायत होती है। क्या हम इंसान किसी भी मौसम और वातावरण से सुरक्षित है? हम अपने वातावरण के साथ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो पाते। वहीं दूसरी ओर हमसे कम विकसित प्राणी क्या खूबी के साथ अपने अपने वातावरण से अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि एक कोशिका वाले जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस भी अपने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। गर्मी सर्दी सह लेते हैं। गर्म स्थानों पर मिलने वाले बैक्टीरिया, वायरस वहाँ की गर्मी बिना पंखे, एसी के काट लेते हैं और ठंडे इलाकों में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस वहाँ की सर्दी बिना गर्म कपड़ों, हीटर और घर के बिना भी काट लेते हैं। अब यहाँ अनुकूलन के मामले में कौन श्रेष्ठ है? ये बैक्टीरिया, वायरस, भालू और ऊंट या फिर हम इंसान? हमारे सारे लक्षण ठंडे खून वाले प्राणी के हैं। क्या हम पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, सर्दियों में होने वाली बरसात और बर्फबारी खुले में अपने दम पर भालू, सील, पेंगुइन, ऊंट, हाथी, चिड़िया, तोते, गाय आदि की तरह सह सकते हैं? हम गर्म खून वाले प्राणी हैं और ये हमारा मात्र वहम है। हमारी हकीकत में ठंडे खून वाले प्राणियों जैसे लक्षण हैं। वातावरण में गर्मी बढ़ने से हमारा शरीर गर्म होने लगता है और वातावरण में सर्दी बढ़ने से हमारा शरीर बुरी तरह से ठंडा पड़ने लगता है। निर्जीव वस्तुओं और धातुओं की तरह वातावरण की गर्मी सर्दी बढ़ने से हम खतरनाक सीमा तक गर्म और ठंडे पड़ सकते हैं और ये बात हमारी मौत की भी वजह बन सकती है। गर्म खून वाले प्राणियों का मतलब ही यही है कि वातावरण के तापमान में चाहे जितना उतार चढ़ाव हो, इस बात से बेपरवाह गर्म खून वाले प्राणियों के शरीर का तापमान स्थिर रहता है। जैसे हम इंसानों के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए हमारा शरीर 98.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखेगा, चाहे बाहर के वातावरण का तापमान -60 से -80 डिग्री हो या ज्यादा हो। तो आइए अब आगे जानते हैं कि क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है अगला वंश सुधारों के साथ वो क्या कहता है। प्रकृति में पहले से ही कुछ ऐसे जीव थे जो अपने अपने इलाके की गर्मी और सर्दी अच्छी तरह से सह रहे थे। अब प्रकृति का और क्रमिक विकास का अगला कदम क्या होना चाहिए था? प्रकृति और क्रमिक विकास का अगला कदम ये होता कि ऐसे जीव बनाना जो तापमान की इस सीमा को तोड़ सके, ऐसे प्राणी बनाना जो पूरी गर्मी और पूरी सर्दी को सह सके। जीवन की शुरुआती इकाई बैक्टीरिया और वायरस भी अपने अपने इलाके की पूरी गर्मी सर्दी सह लेते हैं। तो हम सबसे ज्यादा विकसित इंसान क्यों गर्मी और सर्दी नहीं सह पाते? हमें तो प्रकृति ने क्रमिक विकास में सबसे आखिरी में बनाया है। अपने सारे अनुभव, अनुसंधान और मेहनत के बाद हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य की कोई जांच पड़ताल नहीं की और सुपर पावर द्वारा जो दिमाग में भर दिया उसी बात को यूं ही माने जा रहे हैं। हम एक बहुत बड़े सम्मोहन में हैं, हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा।
अब जैसे कि लू लगने की बात करें तो गर्मी किसी भी इंसान की हाय तौबा करवा देने के लिए काफी है। हम इंसान जरा सी भी गर्मी से बाहर निकलते हैं तो कभी हमें धूप लग जाती है, झुलस जाते हैं, लू लग जाती है और कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ने पर ही इंसानों की गर्मी की वजह से मौत होने लगती है। हम सबसे ज्यादा विकसित प्राणी हैं, पर जरा सी भी गर्मी सह नहीं पाते। सब पशु पक्षी और पेड़ पौधे ऐसे खुले में रहते हैं, उन्हें कोई लू या डिहाइड्रेशन नहीं होता, जबकि हमारे पास पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी और न जाने कितनी तरीके की और भी खाने पीने की चीजें होती है। अब यहाँ गर्मी सहने के मुद्दे पर कौन ज्यादा विकसित है, इंसान या पशु पक्षी? हमारी सर्वश्रेष्ठता कहाँ है? अगला वंश सुधारों के साथ ये सिद्धांत कहाँ है? और पशु पक्षी और इंसान के बीच करोड़ों साल का वो क्रमिक विकास कहाँ है? इस क्रमिक विकास में इंसान के साथ जो हुआ, क्या उसे हम विकास कह सकते हैं? क्या हम विकसित हुए या हम इंसानों का पतन हुआ? बताइए मुझे। चलिए आगे जानते हैं दृष्टि शक्ति के बारे में। बाज की दृष्टि शक्ति के बारे में हम सब जानते हैं। बाज 3 से 5,000 फीट की ऊंचाई से भी धरती पर एक छोटे से चूहे को साफ साफ देख लेता है, और यही नहीं, 3,000 फीट की ऊंचाई से उसकी दृष्टि घेरा 30 किलोमीटर का होता है और अपना शिकार दिखाई देने पर वो 250 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ आता है। क्या हमारे पास इतनी जबरदस्त दृष्टि और गति है? मक्खियाँ सूक्ष्म जीव देख लेती है, क्या हम सूक्ष्म जीव देख सकते हैं? क्या हमें सुविधा की जरूरत नहीं है? शेर, बिल्लियाँ और उल्लू रात को भी साफ साफ देख लेते हैं, और यही नहीं, इसके सहारे वो अपना रास्ता भी खोज लेते हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है, सिर्फ सर्वश्रेष्ठ होने की तख्ती के सिवा। ऊंट की आंखों में एक झिल्ली होती है जो रेतीली आंधी में आंखों की रक्षा करती है। क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है? दृष्टि शक्ति के हिसाब से 2 तरह के जीव होते हैं, एक वो जो कि दिन यानी कि रोशनी में देख सकते हैं, और दूसरे वो जो कि रात में यानी कि अंधेरे में देख सकते हैं। तो मैं एक दिन टीवी पर एक कार्यक्रम देख रही थी जिसमें कहा गया था कि हम इन प्राणियों की तरह बेबस नहीं हैं, जो सिर्फ दिन में या सिर्फ रात में ही देख सकते हैं। हम दिन या रात दोनों में एक सा ही देखते हैं। मैं ये कार्यक्रम देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इस कार्यक्रम में बताई गई बात सच है क्या? क्या हम सचमुच ऐसे ही हैं? हम इंसान रात और दिन में भी एक सा ही देख पाते हैं। अरे रात को तो बहुत दूर की बात है, हम तो दिन में भी सही ढंग से नहीं देख पाते। जैसे बाज की बात की जाए तो वो हजारों फीट की ऊंचाई से भी बिल्कुल साफ साफ देख लेता है, पर हम इंसान बिल्कुल नहीं। तो हमें भी हजारों फीट की दूरी से ऐसी साफ साफ दिखना चाहिए जैसे कोई बड़ी वस्तु 1 या 2 फीट की दूरी पर पड़ी हुई साफ दिखाई देती है। रात में देखने की हमारी क्षमता तो पूरी तरह से निल है, 0 है। जैसे उल्लू, शेर आदि रात को बड़ी सफाई से देख लेते हैं, तो क्रमिक विकास ने इन इंसानों को रात को साफ साफ देखने की क्षमता वाला क्यों नहीं बनाया? क्या क्रमिक विकास ही चाहता था कि हम अंधेरे में इधर उधर भटकते फिरे या एक दूसरे पेड़ पौधों से, चीजों पत्थरों से टकराते फिरे? हमें रात में भी सांप, बिच्छू, शेर आदि का उतना ही खतरा है जितना कि दिन में। क्रमिक विकास ने हमारी सुरक्षा के बारे में आखिर क्या सोचा? मधुमक्खियां सूक्ष्म जीव देख लेती है, क्या हमें इस गुण की जरूरत नहीं थी? जैसे कि मधुमक्खियां भी सब कुछ देख लेती है, अपना रास्ता ढूंढ लेती है, तो क्या हमें ऐसे रास्ता ढूंढने की प्रणाली की वाकई में जरूरत नहीं थी? ये सब अगला वंश सुधारों के साथ या अगला वंश खामियों के साथ विचारने लायक मुद्दा है या नहीं? किस किस और कैसे कैसे प्राणियों से हम मात खा रहे हैं, इस पर भी हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। हद है। हम इंसानों को रात में भी उतना ही खतरा है जितना कि दिन में, और जीवन का विकास तो जंगलों में हुआ है। वहाँ रात को भी शेर, हाथी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों का उतना ही डर है जितना कि दिन में। इस क्रमिक विकास ने इंसान के साथ क्या अजीब मजाक किया है, जीने के लिए ही सभी जरूरी सुविधाओं को इंसानों से छीन लिया। कहाँ पर इंसानों के साथ अगला वंश सुधारों के साथ डेवलपमेंट विद डिसेंसी कहाँ हुई? हम और ज्यादा उन्नत होने की बजाय जीने के लिए अनिवार्य चीजों से भी महरूम होते गए। एक साधारण सी तुच्छ मक्खी भी सूक्ष्म चीजों को देख लेती है, और हम इंसान? अब दृष्टि के मामले में मक्खी ज्यादा विकसित है या हम इंसान? जिसे हम इंसानों के लिए सही दृष्टि शक्ति मानते हैं, वो हमें क्रमिक विकास के ग्राफ में मिले दर्जे के हिसाब से सही नहीं है। हम मक्खियों और बाज से भी रहे गुजरे हैं। अब यहाँ ये मक्खी, बाज, उल्लू, शेर ज्यादा श्रेष्ठ है या हम इंसान? हाँ, हम में एक गुण तो है ही कि हम रंग पहचानते हैं, पर क्या इतनी बड़ी कीमत पर? सफल और सुरक्षित जीवन जीने के लिए तेज दृष्टि शक्ति की जरूरत है, मक्खी, बाज और शेर की तरह या रंग पहचानने की।
क्रमिक विकास का और प्रकृति का नियम है कि वो काम करना जो जीवन और किसी जाति रेस को बनाए रखे। जीवन को बचाने और कायम रखने में रंगों को पहचानना कोई अनिवार्य नहीं है। बायलिटरल सिमेट्री के कारण हम इंसानों के पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं और ये दोनों ही आंखें आगे की ओर है। हम बहुत ही मुस्तैदी से दाएं तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, जबकि खतरा हमारे बाएं ओर होता है और हम खतरे को भाप ही नहीं पाते क्योंकि हमारी दोनों ही आंखें एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। दोनों आंखें एक साथ एक ही समय में एक ही तरफ देख करके फोकस कर सकती है, जिसे दोनों आंखें या तो बाएं होगी या दाएं ओर। ऐसी सुविधा नहीं है कि एक आंख दाएं ओर फोकस करे और दूसरी समय दूसरी आंख बाएं ओर फोकस करे, ताकि दाएं और बाएं दोनों तरफ एक ही समय में देखा जा सके और खतरे को भापा जा सके। अब मैं यहाँ साधारण मक्खियों की बात करना चाहूंगी। साधारण मक्खियों के पास कंपाउंड आईज होती है, जैसे एक आंख में मान लो लगभग 50 और छोटी छोटी और आंखें। मतलब कि मान लो मक्खियों के पास 2 आंखों में 100 और छोटी छोटी आंखें, सब छोटी छोटी आंखें एक दूसरे से स्वतंत्र। मतलब कि हर एक आंख एक नई चीज पर फोकस कर सकती है। मतलब कि मान लो एक आंख में लगभग 50 और छोटी छोटी आंखें हैं, तो मक्खी की एक आंख एक टाइम में 50 अलग अलग चीजों को देख सकती है और फोकस कर सकती है। मतलब कि एक ही टाइम में मक्खी अपनी दोनों आंखों से लगभग 100 अलग अलग चीजों को देख सकती है। अभी खतरा होने पर मक्खी के पास उड़ने का भी प्रावधान है। अब कंपाउंड आईज की किसे ज्यादा जरूरत है, हमें या मक्खियों को? गिरगिट के पास एक विशिष्ट दृश्य प्रणाली है जो उन्हें लगभग 360 डिग्री में अपने पर्यावरण को देखने में सक्षम बनाता है, जो उसकी आंखों को आजादी के उच्च स्तर के साथ घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि गिरगिट में दृष्टि का एक पूर्ण 360 डिग्री का क्षेत्र है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं अब गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल के बारे में। ये वो बल है जिसके कारण हम न जाने कितनी सदियों से ये मानते आ रहे हैं कि इंसान उड़ नहीं सकता, क्योंकि इस गुरुत्वीय बल के कारण इंसान धरती की ओर खींचता है। पर अब बात तो ये विचार करने योग्य है कि क्या गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हम सबसे विकसित प्राणियों के लिए ही है? पक्षियों, चींटियों, छिपकली, मकड़ी, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के लिए नहीं। एक छोटी सी चींटी भी इस गुरुत्वीय बल से बाहर आ जाती है जब वो कोई दीवार और छत पर चढ़ती है। कोई भी प्राणी जब वो अपने पांव जमीन से ऊपर उठा ले, वो प्राणी उस टाइम गुरुत्वाकर्षण के बल से बाहर होता है। पर इस क्रमिक विकास में करोड़ों सालों के संशोधन और परिवर्तन के बाद भी हमारे सबसे विकसित शरीर ने इस बल से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं खोजा। वहीं दूसरी तरफ नाजुक सी मकड़ी का उदाहरण ले लीजिए। बिना ढंग के शरीर, हाथ, पैर, दिमाग के इस प्राणी ने इस बल से बाहर आने का रास्ता खोज लिया। हम इंसान चींटी और मकड़ी के आगे नकारा है। मकड़ी बिना किसी की मदद लिए अपने दम खम पर इस बल से बाहर आ जाती है। जब वो किसी ऊंची जगह से नीचे गिरती है तो वो अपने ही द्वारा तैयार किए नाजुक से धागे के सहारे ही इस बल की ऐसी तैसी कर देती है और ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। ये सब मकड़ी एक नाजुक से स्वयं निर्मित धागे के सहारे ही करती है। मतलब कि उसका नाजुक सा शरीर अपने दम खम पर बिना कोई बाहर से सहायता लिए ये काम कर लेता है, जिससे लड़ने के लिए हमारा सबसे ज्यादा विकसित शरीर और सबसे ज्यादा विकसित दिमाग भी कुछ नहीं कर सकता। क्या क्रमिक विकास ने उड़ने जैसी लाजवाब चीज भी हमारे लिए अनिवार्य नहीं समझी? अब आप ही सोचिए कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के मामले में कौन ज्यादा विकसित है, ये पक्षी, चींटी, छिपकली, मकड़ी, बैक्टीरिया, वायरस या हम इंसान, जो करोड़ों सालों के क्रमिक विकास, संशोधन और परिवर्तन के बाद वजूद में आए हैं। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल का एक और भी इंसानों को नुकसान है। इस बल के कारण हम इंसान ज्यादा समय तक खड़े नहीं हो सकते। इस बल के कारण इंसानों का खून ऊपर दिल को जाने की बजाय नीचे टांगों की तरफ जाना चालू हो जाता है। इसे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। क्रमिक विकास ने क्लम्पिंग ऑफ ब्लड का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। हम हर लिहाज से पक्षियों से ज्यादा विकसित है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी पक्षियों से ज्यादा विकसित होना चाहिए। अगर आकाश में उड़ रहे पक्षी पर इस बल का कोई असर नहीं, तो धरती पर खड़े इंसान पर क्यों असर है? रक्त वह तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम इस बल को सह नहीं पाता और खून नीचे बहना चालू कर देता है। इस हिसाब से तो आसमान पर उड़ रहे पक्षी की इस बल के कारण रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स ही फट जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर उड़ रहे पक्षी पर ये बल ज्यादा असर कर रहा होता है। दूसरा पक्षी हमसे कम विकसित है। अगर हम ये बल नहीं सह पाते तो यकीनन पक्षी भी ये बल नहीं सह पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता और पक्षी बखूबी उड़ान भरते हैं। बाज की कुछ किस्में इतनी बड़ी होती है कि वो छोटा मेमना तक लेकर के उड़ जाते हैं।
अब गुरुत्वाकर्षण के मामले में यहाँ पर कौन श्रेष्ठ है? हम तो बस श्रेष्ठ होने का खाली झंडा लिए घूम रहे हैं और अब यहाँ पर हम चींटियों और मकड़ियों से भी रहे गुजरे हैं।